हेलो गाइस, दिस साइड खुशी कुमारी। हम कर रहे थे सीए फाउंडेशन का लॉ का चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज से जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था वो था हमारा एक्सेप्टेंस। चलिए पहले हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एक्सेप्टेंस है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंडर आता है। अगर हम डेफिनेशन का बात करें, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, वो इंसान जिसके लिए प्रपोजल बना होता है, जिसके लिए जिसको ऑफर दिया जाता है, जिस इंसान के लिए प्रपोजल बना होता है, ऑफर प्रपोजल सेम, ठीक है। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, वो इंसान जिसके लिए प्रपोजल बना है, सिग्निफाइज हिज असेंट। हमारी पूरी जो इंसान ऑफर देता है ना, उसकी पूरी की पूरी चेष्टा होती है कि उस इंसान की सहमति लें जिस इंसान के लिए प्रपोजल बना हुआ है। प्रपोजल इज एक्सेप्टेड सेट टू बी एक्सेप्टेड, जब वो एक्सेप्टेड हो जाता है ना प्रपोजल्स, व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो प्रॉमिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसका कुछ डेफिनेशन का एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि ये बताना क्या चाह रहा है, इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। पहला पॉइंट है व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, वो इंसान जिसके लिए प्रपोजल बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार, ए ने ऑफर किया कि बी को, क्या तुम मेरी कार लोगे, मैं तुम्हें सेल करना चाहता हूँ, वो भी 2 लाख में। Here proposal is made to B, जिस इंसान के लिए प्रपोजल बना हुआ है वो इंसान है बी, और जो इंसान प्रपोजल दे रहा है वो है ए। द सेकेंड पॉइंट, द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड बी, जिस इंसान के लिए प्रपोजल बना है वो है बी। द अबव एग्जाम्पल, जो कि हमने पहले देख लिया, बी सिग्निफाइज हिज कंसेंट ऑन दैट प्रपोजल, देन वी कैन से दैट बी हैज सिग्निफाइड हिज कंसेंट। बी ने अपनी सहमति दिखाई, बी ने अपनी सहमति दिखा करके अपनी कंसेंट दिखाया, कंसेंट दिखा करके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने किया, और जिस इंसान ने प्रपोजल दिया वो है ए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। When B has signified his consent on that proposals, we can say that proposal has been accepted. जब B ने अपनी सहमति दिखाई, हाँ किया, जब हाँ करने के बाद B ने प्रपोजल को एक्सेप्टेड किया, जो एक्सेप्टेड प्रपोजल था वो प्रॉमिस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस का, कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर, ऑफर से एक्सेप्टेंस बना है। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक गन पाउडर, गन पाउडर का मतलब है बारूद, बारूद से भरे मान लीजिए एक ट्रेन है, अगर उसमें हम माचिस का तिल्ली जला करके डालेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ब्लास्ट होना निश्चित है, ब्लास्ट होगा ही होगा। द इफेक्ट ऑफ द this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undo, but there is a choice to the person who had the train to remove it before the match is applied. अगर हम बंदूक के ट्रिगर को दबाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदूक की जो गोली है उस ट्रिगर से निकलेगी और उसको हम फिर से वापस नहीं कर सकते। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी ऐसी होता है। ऑफर देने के बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना तो वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दोनों पार्टी को अपना परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। It in effect means that offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance convert the offer into a promise and then it is too late to revoke it. अगर हम एक्सेप्टेंस अगर हमारे ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिल जाती है ना तो ये काफी ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक्सेप्टेंस मिलने से पहले अगर हम उस ऑफर को खारिज कर दें ना तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्टेंस मिलने का भी कोई फायदा नहीं होता। तब अगर हमने किसी को ऑफर दिया है, उस इंसान ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो ऑफर को बदलने के लिए या फिर तुम ऐसा बोलो कि हम ऑफर को भी चेंज करना चाहते हैं, वट कोई भी अगर ड्रामा करे तो वो चीज नहीं हो सकता, है ना। वो क्योंकि हमने इस चीज को पढ़ा है कि ऑफर के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए ना वो एक प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस बनने के बाद हम मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे हो जाता है कि जैसे ट्रेन में जो गन पाउडर है उसमें माचिस लगाने के बराबर, एक बार लग गई तो लग गई। Train of gunpowder in itself it is insert, but it is the lighted match which cause the gunpowder to explode. वो blast होना ही है उसे। The signifies of this is an offer in itself create an illegal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. उसके बाद ये एक लीगल रिलेशनशिप के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है जो कि ऑफरी के एक्सेप्टेंस के ऊपर होता है डिपेंड। वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस, जब ऑफर एक्सेप्टेड हो जाता है
ये प्रॉमिस बन जाता है। एंड कैन नॉट बी विड्रॉड, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, उसे मना भी नहीं किया जा सकता। एन ऑफर रिमेन्स एन ऑफर so long as it is not accepted but becomes a contract as soon as it accepted। जब ऑफर देने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट देने के बाद जो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस बनने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो जाता है, जो कि एक लीगल प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करना मस्ट है, करना ही करना है। चलिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को वैलिड रखने के लिए कुछ यहाँ पे लीगल रूल्स है, हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। सॉरी, एक्सेप्टेंस उसी इंसान के जरिए दिया जा सकता है जिस इंसान के लिए ऑफर बना हो, अदरवाइज कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। चलिए आप इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस इंसान के लिए, जिस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंसान के लिए ऑफर बना है, वही एक स्पेसिफिक इंसान हमें एक्सेप्टेंस दे सकता है, ऐसी कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। अब यहाँ पे एक केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। इस केस लो को आप एक स्टोरी की तरह समझें, जिसमें 3 लोग हैं, एक बोल्टन है, एक ब्रोकली हर्स्ट है और तीसरा है जोन्स। बोल्टन जो जोन्स है वो ब्रोकली हर्स्ट का क्रेडिटर है। चलिए अब समझते हैं, हमने रिलेशनशिप समझ लिए इन तीनों के बीच में। अब इन तीनों के बीच में जो स्टोरी होती है, छोटी सी केस लो, हम इसको समझते हैं। बोल्टन ब्रॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकली हर्स्ट। बोल्टन ने क्या किया, ब्रोकली हर्स्ट से उसका बिजनेस खरीदा। जोन्स क्या है, ब्रोकली हर्स्ट का क्रेडिटर है। Who was Brocklehurst creditor? Placed an order with Brocklehurst for the supply of certain goods. अब वो क्रेडिटर है, वो अपने डेट सेट ऑफ करने के लिए उसने ब्रोकलीहर्स्ट से कुछ सामान, कुछ गुड्स सप्लाई करवाया अपने पास। बुल्टन सप्लाइड द गुड्स इवन थ्रू द ऑर्डर वाज नॉट इन हिज नेम। जो ऑर्डर था वो ऑब्वियस बात है कि ब्रोकलीहर्स्ट के नाम पे नहीं था। जोन्स रिफ्यूज टू पे बोल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा है, जब बोल्टन ने बोला कि मुझे पे करो, तो जोन्स ने मना कर दिया, बोला कि मैंने तो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो है ब्रोकली हर्स्ट के साथ। ओके, ही इंटेंडेड टू सेट ऑफ हिज डेट, वो भी जो मेरा उसके साथ डेट था वो उसे सेट ऑफ करने के लिए। हेल्ड एज द ऑफर वाज नॉट मेड टू बुल्टन, जो ऑफर था वो तुम्हारे लिए नहीं था, बुल्टन के लिए वो जो ऑफर था वो बुल्टन के लिए नहीं था, वो था ब्रोकली हर्स्ट के साथ। Therefore there was no contract between बोल्टन एंड जोन्स। बोल्टन एंड जोन्स के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए जोन्स बोल्टन को पैसे नहीं देगा। क्योंकि इतना दिमाग तो बोल्टन के पास होना चाहिए था ना, कि वो जब ब्रोकली हर्स्ट से उसका बिजनेस खरीद रहा है तो क्या डेट है क्या क्रेडिट है, ऑब्वियस सी बात है उसको पूरा का पूरा ध्यान में देना चाहिए था। अब यहाँ पे टॉपिक है सेकेंड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑफर के बारे में, ऑफर विद कंडीशनल हो सकता है बट एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होता। अगर एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल हुआ ना, उसे काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। तो उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। ऑफरर ने जो ऑफर दिया है ऑफरी को, वही वो जो एक्सेप्टेंस है विद नो कंडीशन देना, कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें। यही बात इस टॉपिक में बताई जा रही है। एज पर सेक्शन 7 acceptance is valid only when it is absolute and unqualified, and it is also expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. जो ऑफर देता है, ऑफर देते वक्त ये बताता है कि आपको किसी भी तरीके का कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं देना है, और जो एक्सेप्टेंस देना है वो उस तरीके से देना है जिस तरीके से ऑफरर बताता है, प्रेस्क्राइब्ड मोड में। प्रेस्क्राइब्ड मोड का मतलब यही है कि जब ऑफरर अपने एक्सेप्टेंस देने के लिए बताता है कि आपको इस तरीके से एक्सेप्टेंस देना है, तो उसी तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, एम ऑफर टू सेल हिज लैंड टू एन। एम ने ऑफर किया कि मैं तुम अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ, अपनी लैंड बेचना चाहता हूँ एन को।
एन को ऑफर किया, वो भी 280 पाउंड का। एन रिप्लाइड प्रपोजिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज अ चेक ऑफ फॉर $80 ओनली। एन ने एक्सेप्ट कर दिया। एन ने एक्सेप्ट करने के बाद उसको सिर्फ और सिर्फ $80 का चेक दिया, 80 पाउंड का चेक दिया, सॉरी पाउंड है। ही प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑफ 200 पाउंड बाय मंथली। उसने बोला कि ऐसा है, मैं तुम्हें 200 पाउंड बाय मंथली दूंगी इंस्टॉलमेंट में, 50-50 पाउंड करके मैं तुम्हें जो 200 पाउंड है वो इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगी। इट वॉज हेल्ड दैट एंड कुड नॉट इन्फोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट इज नॉट अन अनक्वालिफाइड वन, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब बात क्या हुई थी, एम ने बोला एन को कि ऐसा है कि मैं तुम्हें अपनी लैंड बेचना चाहता हूँ। एन ने वो भी 280 पाउंड की। अब एन ने कर लिया एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करने के बाद उसने क्या किया, 80 पाउंड उसे अभी दे दिए और फिर बोला कि 200 पाउंड मैं तुम्हें बाय इंस्टॉलमेंट मंथली में देती रहूंगी। अब वो भी 50-50 पाउंड करके। तो ये ऑफर नहीं हुआ ना। उसने जो ऑफर दिया उसने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसको 280 पाउंड देना चाहिए था, बट उसने ऑफर को चेंज करके अपना काउंटर ऑफर कर दिया। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये अनक्वालिफाइड नहीं है। अब एक और एक एग्जांपल है, ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने ऑफर किया बी को कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे 30 लाख में। बी रिप्लाई आई कैन पे 24 लाख। ऑब्वियस सी बात है ये काउंटर ऑफर है ना। इसको जब एक्सेप्टर ने अपना अपना एक अलग ऑफर बना करके ए को दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजेक्ट हो गया ए का ऑफर। तो ये नॉट अनक्वालिफाइड है। बी हाउएवर चेंज हिज माइंड एंड प्रिस्क्राइब टू पे 30 लाख। अब बी ने अपना माइंड चेंज कर दिया। माइंड चेंज करने के बाद उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे दूंगा। दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज काउंटर ऑफर। ये काउंटर ऑफर है, ये फिर भी काउंटर ऑफर ही माना जाएगा क्योंकि ए ने ऑफर दिया, बी ने रिजेक्ट कर दिया। बी ने रिजेक्ट करने के बाद फिर से सोचा कोई बात नहीं, जो ए ने ऑफर दिया वो मान ही लेते हैं। फिर भी ये ऑफर काउंटर ऑफर ही माना जाएगा अगर वो एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं करता है। इट डजेंट मैटर। एग्जाम्पल नंबर 51 भी ऐसा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट समझते हैं। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब यही है कि अगर कोई ऑफर देता है, जनरल ऑफर देता है या फिर स्पेसिफिक ऑफर देता है, अगर तुम परफॉर्म करना चाहते हो उस पर तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। अदरवाइज तुम विदाउट कम्युनिकेशन तुम उस ऑफर को परफॉर्म करने लग जाते हो तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपको समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि विदाउट एक्सेप्टेंस, अगर तुम कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, और बिना कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस दिए तुम अगर ऑफर को परफॉर्म करने लग जाओगे तो ये मान के कि इसने ऑफर दिया था मैंने तो परफॉर्म करके एक्सेप्टेंस दिखा दी, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन के थ्रू बताना होता है कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए इसका पैराग्राफ समझते। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम perceptible form. Any conditional acceptance or acceptance with varying to deviant condition is no acceptance. Such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposal. अगर हमें acceptance देनी है तो communication के थ्रू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो obvious सी बात है वो acceptance नहीं मानी जाती है। अगर हम एक्सेप्टेंस के ऊपर ही अपना अलग बना करके ऑफर दे देते हैं तो उसे काउंटर ऑफर बोल दिया जाता है। मैंने आपको ये 2-3 बार बता दिया है। If the original proposal has been materialized into a contract, further once a proposal is accepted, the offeree must have the knowledge of the offer made to him. अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑफरी को पता होना चाहिए कि उसको कैसे अपना ऑफर जो उसने एक्सेप्ट किया उसको कैसे परफॉर्म करना है। देन ओनली इट कैन बी मेटेरियलाइज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑफर दिया, ऑफर ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के बाद वो एक ऑफर प्रॉमिस बनने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द अबव पॉइंट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। चलिए अब यहाँ पे एक फेमस केस लॉ है, ब्रॉकडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। अब इसमें क्या होता है चलिए इसको पहले देखते हैं।
Be a supplier with a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company Metropolitan Railway for his acceptance. B एक सप्लायर है, बी ने एक ड्राफ्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया, उसने उसने कोल मैनेजर को दे दिया जो कि रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे का है। उसको उस मैनेजर को उसने वो ड्राफ्ट दे दिया। ड्राफ्ट देने के बाद द मैनेजर रोड द अवार्ड अप्रूव्ड। अब मैनेजर ने क्या किया, उस ड्राफ्ट पे अप्रूव्ड लिख दिया। अप्रूव्ड लिखने के बाद ऑन द उसे अपने टेबल के ड्रॉर में रख दिया। यहाँ पे लिखा है ना द सेम एंड पुट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर टू फॉर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रॉन अप। ये नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेंस ये चीज नहीं मानी चाहिए। अब देखिए उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस लिखने के बाद, उसने अप्रूव करने के बाद उस अग्रीमेंट को उसने अपने ड्रॉर में रख लिया। ड्रॉर में रखने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जब वो ऑफर के पास पहुंचा ही नहीं एक्सेप्टेंस, तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट भाई, माना ही नहीं जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो held that there was no contract as the manager had no communicated to his acceptance to the supplier B। एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएगी क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं बताया गया, या फिर उस इंसान के पास अगर वो ड्राफ्ट भी पहुंच जाता ना बी के पास, फिर भी वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाता क्योंकि बी ने क्या किया था, फॉर्म भेज करके उसने अपना ऑफर दिया। फॉर्म भेज करके जिस तरीके से उसने ऑफर दिया उस तरीके से अप्रूव लिख के अगर उसके पास एक्सेप्टेंस आ जाता तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता क्योंकि वो प्रेस्क्राइब्ड मोड में था। बट उसने ना बात की, ना ही उसने वो उस प्रेस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस दी, तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं माना जाएगा। अब मान लीजिए कि एग्जांपल नंबर 52 को देखते हैं। ए प्रपोज्ड बी टू मैरी हिम। ए ने प्रपोज किया क्या बी को, क्या तुम उससे शादी करोगे। बी इन्फॉर्म, बी ने बताया कि जो ए की सिस्टर है ना, बी इन्फॉर्म ए सिस्टर दैट शी इज रेडी टू मैरी हिम। बी ने बताया कि जो आपकी बहन है ना, ए को बोला कि जो आपकी बहन है ना मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, बट ये सिस्टर डिडंट इन्फॉर्म, बट उसकी जो बहन है उसने उसे इन्फॉर्म नहीं किया ए अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अब ये कैसे हो सकता है, ए ने बी को पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब बी ने बोला मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। अब बहन को कैसे पता चलेगा, बहन कैसे एक्सेप्टेंस देगी, बहन ने एक्सेप्टेंस दी ही नहीं। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। चलिए फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर हम एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसी मैनर में होना चाहिए जिस मैनर में सामने वाले ने हमें ऑफर दिया है ना। वेयर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। अगर जिस तरीके से मान लीजिए हम ऑफरर ने ऑफर दिया है ईमेल के थ्रू, तो ऑफरी को भी जो अप्रूवल देना होगा ना वो ईमेल के थ्रू ही देना होगा। ये होता है प्रेस्क्राइब्ड मोड। अगर मान लीजिए किसी तरीके से प्रपोजर ने नहीं बताया कि तुम्हें इस पर्टिकुलर वे में मुझे एक्सेप्टेंस देनी है, तो तुम किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस दे सकते हो, जैसे कि कॉल करके या फिर सामने जाके कम्युनिकेशन के थ्रू तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है बट इफ द प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल बीन एक्सेप्टेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज that is not the prescribed manner the proposal is presumed to have consent to the acceptance। तुम अपने वो जो प्रपोजी है वो अपना कंसेंट किसी भी तरीके से दिखा सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 53 हम इसको समझते हैं। इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब्ड एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर। अगर ऑफरर ने अपना जो ऑफर है वो भेजा है मैसेंजर के थ्रू एंड ऑफरी सेंड एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, और ऑफरी है ईमेल के थ्रू अपनी एक्सेप्टेंस देती तो ऑब्वियस सी बात है नहीं माना जाएगा क्योंकि जिस तरीके से ऑफरर ने एक्सेप्टेंस मैसेंजर के थ्रू दिया है तो ऑफरी को भी एक्सेप्टेंस मैसेंजर के थ्रू ही देना चाहिए। देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इफ द ऑफर इन्फॉर्म्स द ऑफरी दैट द एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रेस्क्राइब्ड। अगर, यहाँ पे भी एक अगर आता है, आप इस अगर को समझिएगा। अगर वो जो ऑफरर है ना, अगर वो ऑफरी को नहीं बताता कि आपको जो अप्रूवल है वो मैसेंजर के थ्रू देना है, फिर भी वो ऑफर जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस अप्रूव्ड मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बट इफ द ऑफर फेल्स टू डू सो इट विल बी प्रेज्यूम दैट he has accepted the acceptance and a valid contract will arise। उसके बाद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में बन जाएगा। आपने इस चीज को समझा कि
ऑफरर ने ऑफरी को जो ऑफर दिया वो मैसेंजर के थ्रू दिया, लेकिन जो ऑफरी है उसने अप्रूव्ड सेंड करके किस पे भेजा, ईमेल पे, है ना, तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। बट अगर ऑफरर उसको ये नहीं बताता कि आपको मैसेंजर के थ्रू ही एक्सेप्टेंस देनी है, फिर भी वो जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड माना जाएगा और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनेगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट समझते हैं, टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो स्पेसिफिक, जो इंसान के कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है ना, उस टाइम के हिसाब से एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। इफ एनी and if not time is substitute, acceptance must be given within a reasonable time। जो acceptance मिलनी चाहिए वो एक reasonable time के according ही मिलनी चाहिए, before the offer lapse, जब तक offer lapse ना हो जाए। what is reasonable time is nowhere defined in the law and thus would depend on facts and circumstances of the particular case। ये एक पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। चलिए एग्जांपल नंबर 54 से हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है पैराग्राफ। ए ऑफर्स टू सेल बी 50 किलोग्राम्स ऑफ बनाना एट ₹500। ए ने ऑफर किया बी को कि क्या तुम मेरे यहाँ से बनाना खरीदोगे 50 किलोग्राम 500 रुपीज का। बी ने कम्युनिकेट किया, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। बी ने अपनी जब एक्सेप्टेंस दी ना, उसके 4 दिन बाद उसने बोला कि ऐसा है कि मैं तुमसे वो बनाना खरीदना चाहता हूँ। सच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बनाना एक परशिएबल है, आइटम है जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक हफ्ते के लिए भी एक बनाना नहीं रह सकता सही तरीके से। 4 दिन तो फिर भी एक रीजनेबल टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब एग्जांपल नंबर 55 को अगर हम देखें, ऑफर्स बी टू सेल हिज हाउस एट ₹20 लाख। ए ने ऑफर किया बी को कि मैं तुम्हें अपनी घर बेचना चाहता हूँ, वो भी 20 लाख में। बी ने एक्सेप्ट दिया, एक्सेप्टेंस दे दी। बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स एंड कम्युनिकेटेड टू ए आफ्टर 4 डेज। बी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद उसको 4 दिन बाद बताया, ठीक है। हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड एज 4 डेज। ऑब्वियस सी बात है कि घर तो खराब नहीं हो सकता, तो ये वैलिड ही माना जाएगा 4 दिन तक। कैन बी कंसीडर्ड एज रीजनेबल टाइम इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस। अगर हम इन घर को बेचना है, अगर 4 दिन बाद भी अपनी एक्सेप्टेंस बता देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर को खरीदने के लिए, अगर 4 दिन बाद भी एक्सेप्टेंस देता है वो इंसान, तब भी उसे वैलिड माना जाएगा, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम है। अब वो पॉइंट नंबर 6, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर कोई हमें ऑफर देता है, ऑफर देने के बाद मान लीजिए ए ने ऑफर किया बी को, कुछ भी ऑफर कर दिया, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, और बी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। जब बी ने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। जो साइलेंस है वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा साइलेंस को। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फॉर द साइलेंस ऑफ द ऑफरी and his failure to answer unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance। ऐसा कुछ नहीं माना जाता है कि कोई इंसान अगर साइलेंस है तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस केस लो है, फेल्टहाउस वर्सेस बिनले, 1862 में था ये। एफ एक अंकल है, ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यू हॉर्स। उसने बोला कि ऐसा है, मैं तुम्हारे यहाँ से घोड़ा खरीदना चाहता हूँ 30 पाउंड का। If I hear no more about it, I shall consider the house mean at 80 pound। उसने बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ से एक घोड़ा खरीदना चाहता हूँ 30 पाउंड का। जो नेफ्यू है उसने कोई भी तरीके का रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, एट ऑल। ही टोल्ड हिज ऑक्शनियर, मतलब जो उसका नेफ्यू है उसने बोला ऑक्शनियर को ऐसा है कि मेरे जो अंकल है ना, उनके लिए तुम ये पर्टिकुलर घोड़ा जो उनको चाहिए था उसको तुम बाहर निकाल के रखना है, इसको तुम बेचना मत, इसको तुम स्टॉक में मत डालना। लेकिन जो उसका ऑक्शनियर था ना, उसने क्या किया, उसने गलती से उस घोड़े को भी स्टॉक में डाल दिया। स्टॉक में डालने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो घोड़ा बिक गया। उस घोड़े के बिकने के बाद अंकल ने भतीजे के ऊपर केस कर दिया कि हम दोनों के बीच में हुआ था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब ये कैसे हुआ कि बात तो गई कोर्ट में। कोर्ट में बात जाने के बाद भतीजा जीतता है। भतीजा क्यों जीतता है, क्योंकि भतीजे ने किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस नहीं दिया था।
अब चलिए इस पैराग्राफ को अगर आप समझेंगे ना स्टोरी को जानने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. Then Effie did not reply to F at all. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of the sale of his farm stock, as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, the auctioneer sold the horse. F sued him for conversion of his property. Hell, F could not succeed. F जीत ही नहीं पाया. F जीत इसलिए नहीं पाया क्योंकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं दी थी उसके भतीजे ने. ऑफर तो दिया लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिली. ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो किसी भी तरीके के ऑफर में कन्वर्ट नहीं हो सकता या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं बन सकता. सॉरी. एग्जाम्पल नंबर 56. ए सब्सक्राइब फॉर द वीक मैगजीन्स फॉर 1 year. अब ये थोड़ा जो एग्जाम्पल है ना, ये उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है, आप इसको भी समझने की कोशिश करिएगा. ए ने सब्सक्रिप्शन लिया वीकली मैगजीन्स फॉर 1 year. 1 साल के लिए उसने सब्सक्रिप्शन लिया कि उसके हर हफ्ते उसके घर में मैगजीन्स आएंगी. इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, उसके जो सब्सक्रिप्शन था ना वो एक्सपायरी हो गया 1 साल के बाद. द मैगजीन्स कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन्स फॉर 5 years. उसके भी 5 साल बाद तक मैगजीन कंपनी ने उसके पास मैगजीन्स भेजी. एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन. और जो ए है वो कंटिन्यू उस मैगजीन्स को यूज कर रहा है. मैगजीन बट डिनाइड टू पे द बिल सेंड टू हिम. अब क्या हुआ कि उसने वो 5 साल तक, उसके 5 साल तक और उसने उस मैगजीन्स को यूज किया क्योंकि वो कंपनी उसको मैगजीन सेंड करती जाती है. और वो, लेकिन बाद में जब बात आई, मैगजीन कंपनी ने बोला कि आप हमें बिल तो दें. उसके बाद उसने बिल देने को मना कर दिया. ए वुड बी लाइबल. ए लाइबल है पे करने के लिए क्योंकि वो कंटिन्यूड यूज करा जा रहा है. उसने मना भी नहीं किया. उसने मना नहीं किया तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा. अगर कोई लाभ लेने के बाद, कोई भी इंसान किसी भी तरीके के ऑफर पे लाभ लेने के बाद अगर उसके ऊपर पे करने के लिए मना कर रहा है ना, तो ये गलत है, उसको पे करना ही होगा. चलिए अब 7 पॉइंट समझते हैं. एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. अगर हमें एक्सेप्टेंस देना है तो हम कंडक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं. अब ये कैसे होता है, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था. उस एग्जाम्पल में क्या था कि मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे एक गाड़ी आके खड़ी हुई है. बच्चा आके उस गाड़ी को साफ करने लग जाता है. साफ करने लग जाता है वो तो खैर बच्चे ने ऑफर दिया, बच्चे ने ऑफर इम्प्लाइड ऑफर दिया. लेकिन अगर उस कार का मालिक उसे साफ करने दे रहा है ना, तो उसने एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड के फॉर्म में दिया है. बाय कंडक्ट उसने कुछ ना बोल करके उसने एक एक्सेप्टेंस दे दी कि ऐसा है, आप साफ कर सकते हो और मैं तुम्हें पे करूंगा. वो जो कार ड्राइवर है वो पे करने के लिए लाइबल होगा फिर. चलिए अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, आप इसको तो समझ ही गए होंगे. ये सेक्शन बी के आता है, सेक्शन बी में आता है. द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ proposals or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered, and proposals constitute an acceptance of the proposal. The section provides the acceptance of the proposals by conduct as agent. The other mode of acceptance, that is verbal or written or communication. अगर हम इस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है कि हम बेसिकली किस तरीके से वर्बली रिटन फॉर्म में बोलकर या फिर लिखकर एक्सेप्टेंस देते हैं, बट उसके अलावा भी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो सकता है. अब एग्जांपल नंबर 55 से हम समझते हैं. व्हेन अ ट्रेड्समैन रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर. एक ट्रेडमैन है, उसने ऑर्डर, मतलब किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया ट्रेडमैन को कि ऐसा मुझे ये सामान चाहिए, एंड एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड. अब क्या हुआ, ट्रेड्समैन ने उसे ना कॉल किया ना उसे रिटर्न फॉर्म में भेजा कि ऐसा है कि हम आपको भेज रहे हैं. उसने सेंड कर दिया गुड्स कस्टमर के घर पे. द ऑफर विच हैज बीन एक्सेप्टेड, जो एक कस्टमर ने ऑफर किया, ट्रेड्समैन ने उसको एक्सेप्टेंस देने के बाद उसके घर पे वो सामान भेज दिया. सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स, इस तरीके से उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया ट्रेड्समैन ने. इट इज अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. ये एक एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट है. उसने ना बोला ना लिखा, उसने सेंड करके वो गुड्स उसने ये बता दिया कि मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दिया, अब आप, हमारे बीच में एक प्रॉमिस हो गया, अब आपको पे करना पड़ेगा. यही है आज का टॉपिक. कल से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कल हम इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म ही, इस यूनिट को पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे. ओके, बाय बाय.